Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 7 of unit number first, that is mechanical working of metals. And in this session we are going to look into the cold drawing process. This process may be a deep or shallow. So let's get started with this session. The first thing first, the deep ड्राइंग इज नथिंग बट द फॉर्मिंग ऑपरेशन. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि शीट मेटल वर्किंग के 4 मेजर प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा 2 प्रोसेस कंप्लीट किया था. पहला था पंचिंग और दूसरा था ब्लैंकिंग. उसमें से जो पंचिंग और ब्लैंकिंग प्रोसेस थे वो मेटल कटिंग प्रोसेसेस थी, और आज की जो प्रोसेस है वो है मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन. ठीक है, यानी कि तुम मेटल का फॉर्मेशन कर रहे हो, in which the forces are applied on the material such that stress induced in the greater than the yield and less than the ultimate stress. ठीक है, क्योंकि अगर अल्टीमेट स्ट्रेस तक आप किसी मटेरियल को ले जाओगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे सडनली रप्चर हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा. इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियसली जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये पॉइंट अलग अलग पुट करना पड़ेंगे कि यील्ड स्ट्रेस का होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस का होता है. बराबर है. अगर आप उसको अल्टीमेट स्ट्रेस तक लेके जाओगे तो क्या होगा, मटेरियल रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. इसलिए आपको एक ये भी जो भी प्रोसेस है वो कैरी आउट करना पड़ेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस के अंदर या फिर पहले. तो क्या होगा, आपका जो भी मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म होगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा. So that the material is experiencing plastic deformation to change the shape of component. तो इस फिगर को देखिए. कल हमने देखा था एक पंच और डाई के बीच में हमने एक शीट मेटल इंसर्ट किया था. तो कंसिडर कीजिए कि ये जो स्क्वायर सेक्शन है वो है शीट मेटल का, जिसका डायमीटर है कैपिटल डी, थिकनेस है टी. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमको इस शेप में, कप शेप में. ठीक है, कप शेप में. तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है ड्राइंग ऑपरेशन वो आपका फॉर्मेशन करता है कप शेप फॉर्मेशंस. ठीक है, तो ये जो स्मॉल डी है ये है आफ्टर दी कंपोनेंट फॉर्मिंग डायमीटर. ठीक है, कैपिटल डी है बिफोर ऑपरेशन एंड स्मॉल डी है आफ्टर द ऑपरेशन. वेर एज एच इज द हाइट ऑफ दैट कंपोनेंट, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो और एक बात ध्यान में रखिए, आप इसे ड्राइंग प्रोसेस को डीप ड्राइंग कब कहोगे और शैलो ड्राइंग कब कहोगे. डीप जब कहोगे जब आपका डायमीटर से बड़ा हाइट होता है. बराबर है ना. जैसे कि आपका वाटर ग्लास इज द component that can be formed by the drawing process, or more in the if I say more specifically it is a deep drawing process, क्योंकि इसका आपके ग्लास का जो हाइट है कि नहीं उसके डायमीटर से बड़ा होता है. उसके अपोजिट देख लीजिए कि आपका जो भी डिश होता है, ठीक है, प्लेट जो होता है आपका किचन डिश, वो है कि नहीं शैलो ड्राइंग प्रोसेस है. उसमें आपका डिश का डायमीटर बड़ा होता है उसके हाइट से. आपको समझ में आ गया. 2 एग्जांपल दिए मैंने आपको, एक वाटर ग्लास का और दूसरा एक किचन डिश का. जो वाटर ग्लास है वो आपका डीप ड्राइंग प्रोसेस है और जो किचन डिश है वो आपकी शैलो ड्राइंग प्रोसेस है. तो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा कि जो डीप ड्राइंग ऑपरेशन है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग दी कप शेप कंपोनेंट ओनली. ठीक है, आपको सर्कुलर कप शेप यूज़ करने के लिए ही ये आपको मैंने बनाना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा इस प्रोसेस को. उसके अलावा कोई कंपोनेंट आप इससे नहीं बना सकोगे. बराबर है ना. चलो देखते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है. एक ओवरव्यू देखते हैं डीप ड्राइंग का. देखिए डीप ड्राइंग के में क्या होता है, एक पंच होता है जिसके बीच में एक आपने ब्लैंक इंसर्ट किया होता है. अब देखिए, अब इस ब्लैंक को आप एज इट इज़ फॉर्म कर रहे हो प्रेस ब्लैंक में. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था पंचिंग और फॉर्मिंग में, सॉरी पंचिंग और ब्लैंकिंग में, तो पंच में क्या हो रहा था, इस शीट में सिर्फ आपको एक होल फॉर्म हो रहा था और आप उस शीट को यूटिलाइज कर रहे थे. उसके अपोजिट ब्लैंकिंग में क्या हो रहा था, जैसे ये पंच ब्लैंक पे आ रहा था तो इसका जो इंसर्टेड एक्स्ट्रा पार्ट पड़ रहा था नीचे, आप उसको यूटिलाइज कर रहे थे. तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस थे पंचिंग में और ब्लैंकिंग में. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका जो भी ब्लैंक है वो एज इट इज़ कन्वर्ट कर रहे हो किसी सर्कुलर शेप में. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसे सडनली एक ही स्ट्रोक में करने को देखोगे तो क्या होगा, आपका मटेरियल डिफेक्टिव होगा.
या फिर हो नहीं पाएगा, ड्राइंग हो नहीं पाएगा, बराबर है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसे इस प्रोसेस को स्टेज प्रोसेस में कैरी आउट करते हैं, लेकिन मतलब एक एक स्टेज में करते हैं। पहले स्टेज में इसे थोड़े हद तक प्रेस किया जाएगा, फिर से इसको दूसरे डाई में डालते हैं, उसे फिर से थोड़े हद तक प्रेस किया जाता है, फिर इसे तीसरे डाई में जाते हैं और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका। ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको वर्टिकल सेक्शन दिखता है पहले फिगर में देखिए, ये है प्रेस ब्लैंक। इसी को आप सेकंड में देखिए, सेकंड स्टेज में, ठीक है, तो आपको एक अलग शेप फॉर्मेशन मिल रहा है। इसी को आप थर्ड शेप में देखिए तो इसको आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो दिस इज द स्टेज ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ड्राइंग प्रोसेस में, कंफ्यूज नहीं होना है डीप ड्राइंग और शैलो ड्राइंग प्रोसेस में, और कंफ्यूज नहीं होना है स्टेज ड्राइंग प्रोसेस में। तो थोड़े से इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द क्लियरेंस बिटवीन द पंच एंड डाई इज इक्वल टू द शीट थिकनेस। ठीक है, आपको जो क्लियरेंस रखना है पंच और डाई के बीच में, वो रखना है आपको शीट के थिकनेस के इतना। अगर कम रखोगे तो वो क्या होगा, आपका मटेरियल शेयर हो जाएगा। अगर ज़्यादा रखोगे तो आपका मटेरियल सिर्फ बेंड होगा, लेकिन आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ठीक से फॉर्म नहीं होगा। वेन द फोर्स इज अप्लाइड When force is applied by use of punch without shearing or cutting action, the sheet will be simply pulled into the die to produce the required shape. ठीक है, तो आप अगर क्लियरेंस आपका ठीक से रखोगे एग्जैक्टली सिमिलर टू शीट थिकनेस पंच और डाई के बीच में, तो क्या होगा, आपका जो भी शीट है वो सिंपली पुल होगा, ठीक है ना, डाई के अंदर, और प्रोड्यूस होगा आपका एक रिक्वायर्ड शेप। इफ द डीप ड्राइंग ऑपरेशन is performed in a single stage, even through the average stress induced in the component is found to be less than the ultimate. So localized stress are experiencing the stress greater than the ultimate stress due to the stress concentration problem. देखिए क्या होता है, अगर आप इसको डीप ड्राइंग को एक ही स्टेज में करने को देखोगे तो आपके शीट पर एक लोकलाइज स्ट्रेस एक्ट होता है, जिस वजह से वो ब्रेक हो जाता है या फिर डिफेक्टिव बनता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेज ड्राइंग में फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और रखना पड़ेगा लोकल स्ट्रेस को मिनिमम एज पॉसिबल बाय पुटिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस अप टू द लिमिट। Hence, localized area may be experience cracks which leads to leakage taking place during stages of the component. To avoid this problem, it is always recommended that to perform the deep drawing operation in more than one stage, so that force applied in a given stage is less than the cracking tendency will be eliminated. ठीक है, वही पॉइंट फिर से मैं यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किया हो। ठीक है, उसके बाद आपको और एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि शैलो प्रोसेस आप जब करोगे डीप ड्राइंग में तो आपको सिंगल स्टेज में परफॉर्म करते आती है। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको स्टेज ड्राइंग प्रोसेस में फॉर्म करना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रोक में भी आपको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। देखिए स्टेज ड्राइंग के बारे में फिर से मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका शीट मेटल। ठीक है, इसे फर्स्ट स्टेज के बाद आपको मिलेगा एक D1 और H1, मतलब इससे रिड्यूस्ड एरिया ऑफ हैविंग डायमीटर D1 एंड हाइट H1। अब इस कंपोनेंट को मैं फिर से अगले डाई में नेक्स्ट डाई में पुट करूँगा और फिर से उसको पंच डालूंगा, तो क्या होगा D2 और H2, मतलब आपको फिर से रिड्यूस थिकनेस मिल रही है, फिर से इंक्रीज हाइट मिल रही है। ठीक है, जैसे जैसे डायमीटर आपका रिड्यूस होगा वैसे वैसे आपका हाइट भी इंक्रीज होते जाएगा। देखिए, क्योंकि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद फिर से मैं थर्ड स्टेज में इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या मिलता है आपको, फिर से रिड्यूस डायमीटर मिल रहा है और इंक्रीज हाइट मिल रही है। तो ये पॉइंट है आपको याद रखने लायक स्टेज ड्राइंग में। उसके बाद एक जनरल फार्मूला आपको याद रखना है एज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अंडर रूट ऑफ D² + 4DH इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, अगर आपको कैपिटल डी पता है शीट का, तो आप आपको अगर इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ वैल्यू पुट आउट करके आपको ये D1 मिल सकता है। ठीक है, तो आपका कैपिटल डी जो है वो है अंडर रूट ऑफ D² + 4 टाइम्स DH। ठीक है,
उसके बाद सेकंड स्टेज में आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको डी मिलेगा अंडर रूट ऑफ D1² प्लस 4D1H1, ठीक है, यहाँ पे इस से फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद सेकंड स्टेज में जैसे जाओगे तो आपका फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D2² प्लस 4D2H2, ठीक है। जब थर्ड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D3² प्लस 4D3H3, ठीक है। तो एक जनरलाइज फार्मूला आपको अगर पता करना हो या मेंशन करना हो तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, कैपिटल डी सफिक्स स्मॉल एन, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्टेज, जितने जितने आप वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेज डालोगे वो डाल सकते हो, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D n² प्लस 4 टाइम्स DnHn, ठीक है। ये हो गया आपका एक जनरलाइज फार्मूला। तो देख लेते हैं कि आपके इस प्रोसेस में कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके एक ही फिगर में पुट किया हो, इसे मेंशन नहीं किया हो कि किसी सेंटेंस में, वो आप कर लीजिएगा। तो पहला देखिए डिफेक्ट आता है फ्लेंज व्रिंकल्स, ठीक है। तो ये आपका जो अपर शेप में वो एक रिंकल्स आ गए यहाँ पर ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ड्राइंग में। उसके बाद वॉल रिंकल्स आते हैं, ठीक है, वर्टिकल वॉल रिंकल्स आ सकते हैं। उसके बाद आ सकते हैं कि स्टेप रिंग्स आती है, स्टेप रिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रॉ रिंकल्स, कुछ ड्रॉ रिंकल्स आ रहे हैं। उसके बाद ऑरेंज पील आ रहा है, ठीक है। ये कप शेप नहीं है, ये स्क्वायर सेक्शन में किया गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्क्रैचेस और नॉचेस आ रहे हैं उसे ऑरेंज पील कहते हैं, ठीक है। पील यानी छीलना, है ना। आप फ्रूट्स को पील करते हो ना, उसका छिलका आप जैसे पील करते हो वैसा ये ऑरेंज पील नाम का डिफेक्ट है। उसके बाद 6 नंबर का है स्क्रैचेस, ये तो जनरल और मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है। उसके बाद है फ्लैटेड फ्लेंज एंड बॉटम, ओके। देखिए यहाँ पे बॉटमिंग ठीक से नहीं हुआ है और ना ही अप से, तो ये डिफेक्ट इस वजह से आया है ताकि आप क्योंकि आपका जो पंच और डाई है उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। ये जो है 7 नंबर का डिफेक्ट फ्लेंज एंड बॉटम, ये इसलिए आया है क्योंकि आपका पंच और डाई का क्लियरेंस ठीक से नहीं था, ठीक है। ये हट गया है, एक साइड से हट गया है, इसलिए ड्राइंग ठीक से नहीं हुआ। उसके बाद एक कॉर्नर फ्रैक्चर्स, उसके बाद एक कुछ मिस स्ट्राइक्स, ये भी सिमिलर है 7 के टाइप। उसके बाद है डायरेक्शनल ईयरिंग्स, ठीक है, डायरेक्शनल ईयरिंग्स। सो दीज आर द कॉमन डिफेक्ट्स ऑकर्ड इन द ड्राइंग डिफेक्ट, सॉरी, ड्राइंग प्रोसेस. So if you have any doubt regarding this session, please feel to ask any doubts. Okay, till then we'll stop here.